कम टाइम में हो जाएगा। अच्छा, मैंने डिजाइन इस तरह किया था कि एक हैवी स्टफ रखा और थोड़े आसान रखे ताकि रिमेनिंग इजी इजी हो। इसीलिए पहले बिजनेस हैवी, कल के लिए भी मैंने जो रखा सैलरी को मैंने अगले दिन पे कर दिया, थोड़ा सा उस पे टाइम, इतना नहीं जितना बिजनेस पे लगा। बेटा मुमकिन नहीं है ना, मैंने क्या कहा था, अगर जितनी टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना आपका नुकसान है। सेल्स टैक्स का इससे अर्ली मॉर्निंग क्या बेटे? अच्छा 10 बजे बस नहीं मिलेगी, 10 बजे। बेटा अब आखिरी काम ये रह गया है कि मैं सबको ड्रॉप करके आऊं, जो जो अल्लाह के वास्ते नहीं कराइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से घर जाना है। ओके, और मुझे भी कुछ खानों में फोन करके मोबाइल पे घर ड्रॉप कराऊं ताकि अच्छे से सबकी इज्जत बन जाए। हाँ, सब के इसको लेके क्यों गए थे पुलिस वाले? हाँ, उनसे दूर भागो यार, हम अपने दोस्तों से नहीं मिलते। मेरे दोस्त है ना इस वक्त सारे बेचमेंट, कोई डीआईजी लगा हुआ है। एक दफा मैं ऐसे ही जा रहा हूँ तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोका, ड्राइवर चला रहा था सरकारी गाड़ी, उस वक्त मेरे पास भी रिवो थी। मैंने अवॉइड कर दी, रिवो रखना खामखा उस पर नजर आती है, लोग समझते हैं कोई पता नहीं कौन है, सरकारी नंबर प्लेट हो, ठीक है, और टिंटेड ग्लासेस। बेकार गाड़ी है, बिल्कुल बेकार, अंदर कोई उसमें नहीं है, बस ये डाला, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार, कंफर्ट के हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। तो मुझे एक ने रोका, रोक के पता है क्या कहता है, अब मेरे ड्राइवर को उसने रोका, सरकारी गाड़ी को कौन रोक सकता है, वो भी यार। तो उसने कहा साहब बुला रहे हैं। हाँ, साहब तो पीछे बैठे हैं मेरे। कहते नहीं मेरे साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार चलो कौन है बुला रहा है, पीछे गया तो एक डीआईजी जो था रोड पे खड़ा था। तो जैसे ही मेरा बेचमेट था, उसने कहा वो तो नहीं, तुझे जाते हुए देखा ना, मैंने कहा तेरे से मजाक करता हूँ। तो पहले उसने पता है क्या किया, मुझे सलूट किया रोड पे। तो सारे पुलिस वाले जो थे ना, सर सलाम अलैकुम। ये कोई इनसे भी बड़ा अफसर है शायद। और फिर गले लगा कि यार वो कितना अरसा मिलते ही नहीं हो। मैंने कहा भाई तुम लोग अब कभी देखें बारिश हो ना, तो हम एफबीआर के अफसरान घरों को भागते हैं, घर भागेंगे ना भाई, बारिश हो रही है तो घर जाए ना हम लोग, और पुलिस वाले रास्तों को भागते हैं, ठीक है। तो सुकून से हमारी जिंदगी गुजरती है, हम अपने काम भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, और बीवी की खिदमत भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुर्शिद की क्या खिदमत है, बेटा जितनी करो कम है। वो वीडियो देखी आपने कि एक बंदा एफडीआर वाला और पिटी गाड़ी में घूम रहा था तो पकड़ा, वो लड़ रहा है, कैमरा बंद करो, ये करो, सीयू के पास सिटी गाड़ी में घूम रहा है कौन? एफडीआर का लोगो लगा, तो पागल है फिर, लोगो लगा के क्यों घूम रहा है, उतार देना। नहीं, वो लगा हुआ है, जो आपको गाड़ी में पे पर एफडीआर लिखा हुआ, तो मेरे पास ये गाड़ी थोड़ी है। नहीं, वो दूसरे बंदे ने बात बता, हाँ, रोका उसको, ने बोला ये क्या है, वो कैमरा बंद करवा रहे थे। वही ना, देखो देख रही हो, ये देखो सही। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लानत तुम्हारे, टाइम जाया कर दिया, ये सेशन कैंसिल भाई, रिकॉर्डिंग वापस, टाइम जाया हो रहा है। अच्छा भाई अभी टाइम जाया नहीं करना प्लीज, इसीलिए मुझे डर था, अब देखो मैं भी इनकी बातों में आ गया। हाँ, इसीलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू, इसी तरह रखना। हाँ, चले बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बेटा तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे हम जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा अब ये है कि अगले 15 मिनट में कवर हो जाएगा सारा, सारा। हाँ सारा इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि इजी स्टफ है, मैं टाइम देख के कवर करूंगा। आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेरा टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्लीज कोई टाइम ना देखे, 15 मिनट मैंने बोला है, मगर 15 मिनट को देखे नहीं कोई। अच्छा बच्चा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तवज्जो से अगर करेंगे तो सिर्फ एक ही शीट है, 15 मिनट काफी है, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे सवाल बनता है दो तरीके से। एक तो बेटा ऑनलाइन, ऑल इज क्लियर ना बेटा, स्टार्ट करूं? तो एक सवाल ऐसे होता है कि मेन क्वेश्चन बनता है सैलरी का या बिजनेस का, एक आध ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी की आ जाती है कि जी फ्लैट रेंट पे था, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है। तो दूसरा इसका सवाल बनने का तरीका है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी की टैक्सेशन को देखता है और उसको
अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 5 नंबर का ये सवाल शॉर्ट न्यूमेरिकल भी बनता है। इसका मतलब है कि मेन न्यूमेरिकल का पार्ट भी बन सकता है और अलग से इस पे शॉर्ट न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो जब वो शॉर्ट होगा तो उसका वेटेज 5 नंबर, 5 से 6 नंबर का होगा, और मेन होगा तो फिर उसका वेटेज 1 से 2 नंबर का होगा, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सवाल के अंदर या तो बिजनेस की इनकम या तो सैलरी की इनकम होती है और उसमें बहुत कुछ होता है, तो उसमें वेटेज इसका कम हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर 3 इनकम्स हैं और 10 डिडक्शंस हैं। ठीक है, 3 इनकम्स और 10 डिडक्शन, खत्म बात, इसमें कोई लंबी बात नहीं है। 3 इनकम्स कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें एक चीज ऑलरेडी कवर हो चुकी है और वो बेसिस ऑफ चार्ज है। रिमेंबर बेसिस ऑफ चार्ज क्या है इसका? अक्रूवल एक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर रिसीव्ड, यहां लिखा है रेंट रिसीव्ड, लिखा तो है, मगर उसके बाद क्या लिखा है? रिसीवेबल। इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, असल वर्ड है ये, असल वर्ड है फॉर अ टैक्स ईयर। तो रिसीव्ड और रिसीवेबल, मगर तो एक चीज नोट करो कि फॉर लिखने की वजह से एडवांस रेंट टैक्स नहीं होता। जैसे एडवांस सैलरी टैक्स होती है वैसे एडवांस रेंट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फॉर अ टैक्स ईयर पे टैक्स लगेगा। इन अ टैक्स ईयर लिखा होता तो एडवांस भी टैक्स होगा। तो एक कंपैरिजन कर रहा हूं, सैलरी में लिखा है रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर। तो वहां पे एडवांस भी होगा तो टैक्स होगा, मगर प्रॉपर्टी में लिखा है फॉर अ टैक्स ईयर, तो वहां पे एडवांस टैक्स नहीं होगा। अनअर्न्ड इनकम टैक्स नहीं होगी जब तक कि अर्न ना हो। क्लियर? 3 इनकम्स में से सबसे पहले फर्स्ट इनकम है रियल रेंट। रियल का मतलब है आम जबान में भी हम उसको रेंट बोलते हैं, और वो इधर है, ये है रियल रेंट। और 2 ऐसी अमाउंट्स हैं जो रेंट नहीं है मगर उनको रेंट माना गया है, डीम्ड रेंट। 3 इनकम्स में से पहली इनकम रियल रेंट, और वो क्या है? इसमें अमाउंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय द, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वर्ड है, ओनर होगा तो प्रॉपर्टी में, नहीं होगा तो आईफोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, कहां से? लैंड और बिल्डिंग एज कंसीडरेशन। किस चीज की कंसीडरेशन? यूज, ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज और ऑक्यूपाई बिल्डिंग। इसका मतलब है कि आम तौर पे जिसको रेंट कहते हैं वो ही यहां टैक्स हुआ है, और इसकी डेफिनेशन अगर किसी डिक्शनरी में भी उठा के देखेंगे तो मोर और लेस यही मिलेगी कि प्रॉपर्टी की यूज, ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज की वजह से जो कंसीडरेशन पे होती है, राइट? अच्छा, इसमें चूंकि अमाउंट लिखा है, एन अमाउंट, अमाउंट लिखा है और एज कंसीडरेशन लिखा है, कंसीडरेशन वर्ड भी यूज हुआ, अमाउंट भी यूज हुआ, तो अमाउंट एज कंसीडरेशन, तो ये वही अमाउंट है जो कि आमतौर पर रेंट कहलाता है। क्लियर? किस चीज का रेंट? लैंड और बिल्डिंग का। अब यहां सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब यहां पे क्या आ गया? कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, और लैंड का मतलब हो गया ओपन प्लॉट, ओपन प्लॉट। ठीक है, आगे वाला उसके साथ रेंट करने के, रेंट पे लेने के बाद वो क्या उसका यूज करे वो उसकी मर्जी। रेसिपिएंट पे हम नहीं देखेंगे कि किस यूज के लिए उसने दिया। हाँ, रेंट पे है, यहां टैक्स हो गया। दूसरा, फोरफिटेड डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो जब्त हो गया, मगर डिपॉजिट मिला क्यों था? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, मगर वो सेल हो नहीं पाई। आमतौर पे इसको टोकन मनी कहते हैं, बयाना या टोकन मनी, मगर सेल हो नहीं पाई तब जब्त हुआ। फोरफीट होने का मतलब ये सक्सेसफुल सेल नहीं थी। इसकी एग्जांपल क्या है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 1 लाख एडवांस में दिया गया एज टोकन मनी, के बाद पक्की हो गई, जिसको कहते हैं मुंह दिखाई, है ना? हाँ, ओके, नहीं पता तुम लोगों को, चलो कोई बात नहीं है। तो अगर 1 लाख रुपए वो वापस मांगेगा क्योंकि उसका कहीं और रिश्ता हो गया, कोई और प्रॉपर्टी अच्छी लग गई, वो वापस नहीं होगा। सही है? प्रॉपर्टी में भी मसला हो सकता है। तो बेटा अब इसकी मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैं वो 13 नसीब है, मैं क्या करूँ? आगे आओ। ये देखो फिर डिबेट कर रहा है मुझे, मैं अब नहीं हूँ डिबेट, ठीक है? ब्रेक में बड़ा टाइम जाया हो गया तुम्हारी वजह से। अच्छा अच्छा, तीसरा है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट,
मगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का ताल्लुक सिर्फ बिल्डिंग से। पॉइंट टू बी नोटेड, तीसरी इनकम सिर्फ उसी वक्त इनकम बनेगी जब बिल्डिंग से रिलेटेड हो, मगर अगर वो प्लॉट से रिलेटेड है तो इनकम नहीं बनेगी। इसका मतलब है तीन इनकम्स कौन सी हैं? लेट्स रिकॉल, रियल इनकम या रियल रेंट। पहली पहली रियल रेंट, पहला अमाउंट है रियल रेंट। उसको कैसे याद करेंगे? अमाउंट ऑनर कंसिडरेशन, ये कीवर्ड्स थे। अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय ऑनर इज कंसिडरेशन। किस चीज की? वो बिल्डिंग या लैंड की यूज, ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज। सेकंड क्या था? फोरफिटेड डिपॉजिट। मगर यहां बिल्डिंग नहीं लिखा, लैंड और बिल्डिंग है तो प्रॉपर्टी दोनों आ गई। ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट था मगर सेल हो नहीं पाई तो जब्त हुआ, टोकन मनी या बयाना जब्त हुआ। और तीसरा क्या था? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। मगर किसके लिए? अब मैं नॉन एडजस्टेबल की वजाहत करने लगा हूं। इस पे तीन पॉइंट्स हैं, इस पे तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, इसको टैक्स करने का तरीका क्या है। अब मैं इसको आसान तरीके से बयान करता हूं, याद भी हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बात दोहराऊंगा, और वो क्या है कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का मतलब रेंट के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है। मसलन आप कहीं पे भी रेंट पे जाते हैं तो एज पर प्रैक्टिस कुछ 6 महीने के रेंट के बराबर पैसे मांगता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसी को हमने नॉन एडजस्टेबल कहा है। उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट को नॉन एडजस्टेबल कहा गया है। नॉन एडजस्टेबल क्यों है? क्योंकि रेंट उससे एडजस्ट नहीं होती। सब मिसाल लेते हैं, एक प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली और 4 लाख रुपए आपको देने पड़े ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले महीने का रेंट था, मिसाल लेते हैं 50,000, तो 50,000 अलग से दोगे या 4 लाख से माइनस कराओगे? क्या 4 लाख से माइनस कर सकते हो? तभी इसको क्या नाम दिया गया? किससे एडजस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए नाम क्या है इसका? चूंकि वो रेंट से एडजस्ट नहीं हो सकता, इस वजह से ये नॉन एडजस्टेबल है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। क्लियर? और ये टैक्स कब होगा? जब बिल्डिंग से रिलेटेड होगा, और अगर ये लैंड से रिलेटेड हो जाए तो टैक्सेबल नहीं है। अब इसको टैक्स करने का तरीका क्या है, तवज्जो सुनिएगा। पॉइंट वन, अब मैं इसको थोड़ा तरीके से समझाऊंगा। ये मिलेगा तो टैक्स होगा। कब टैक्स होगा? जब मिलेगा। डिवाइड बाय 10 होके, अब ये दो जुमले सुने पक्का हो जाएगा। मिलेगा तो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 होके। मिलेगा तो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 होके। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इज ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स in the year in which it is received and following 9 tax years in equal proportion। यही बात मैंने सादा जबान में बताई। मिलेगा तो टैक्स होगा, कैसे? डिवाइड बाय 10 होके। डिवाइड बाय 9 लिखा है, 10 तो नहीं है, 10 लिखा है। कहां? जिस ईयर में मिला और अगले 9 साल, तो मिलना और अगले 9 साल टोटल कितना हुआ? चले, मैंने आपको मिसाल दी थी, 4 लाख रुपए मिले एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। बताएं कितना टैक्स करोगे पहले साल? 40,000। दूसरे साल, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें। अगर वो 10 साल के बाद सेम टेनेंट कंटिन्यू करेगा तो कोई भी अमाउंट टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 10 तक वो जाएगा, मगर उसके बाद टेनेंट कंटिन्यू करेगा, अब टैक्स लगना बंद हो जाएगा। अब वो बेशक सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा रहे मगर फिर भी टैक्स नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल सुनिएगा मेरी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट था 6 लाख रुपए और रेंट 3 साल के लिए, तो 6 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 10 से। शाबाश, 10 से। 3 से नहीं करना, 3 से नहीं करना। चाहे वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, कितने भी सालों का कॉन्ट्रैक्ट हो, मगर डिवाइड किससे करेंगे हम? तो जो दो जुमले मैंने बोले थे वो रिपीट करो, ऑनलाइन रिपीट करो। दो जुमले क्या बोले मैं? मिलेगा तो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 होके। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा। रिफंड होगा तो, इसका मतलब क्या है कि जिस साल हम रिफंड करेंगे उस साल टैक्स नहीं करेंगे। अब यहां एक पॉइंट सीख लें, फुल ईयर पॉलिसी है। इसका मतलब मिलेगा तो आखिरी दिन पे भी मिले तब भी डिवाइड बाय 10 करके उस साल हम पूरा अमाउंट टैक्स करेंगे। और रिफंड होगा तो आखिरी दिन ही क्यों ना हो, उस साल हम ऐड नहीं करेंगे। मेरी एग्जांपल सुनिएगा। अमाउंट मिला था 8 लाख, पहले साल डिवाइड बाय 10 किया 80, दूसरे साल 80, तीसरे साल 80, चौथे साल रिफंड हो गया, तो चौथे साल कितना टैक्स करोगे?
0। चौथे साल आखिरी महीने में रिफंड हुआ, कितना टैक्स करोगे? पहले महीने में रिफंड हुआ। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय 10 करके टैक्स करने का मेथड है। दोनों पॉइंट्स दोबारा सुने। पहला पॉइंट क्या था? मिलेगा तो डिवाइड बाय 10 होके, मिलेगा तो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 होके। दूसरा पॉइंट क्या है? रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा। वेयर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट अर्लियर इज रिफंडेड ऑन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है टेनेंसी कंप्लीट हो गई, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 years, क्या नो पोर्शन ऑफ नॉन एडजस्ट, क्योंकि 10 साल के बाद तो टैक्स हो ही नहीं सकता ना, वो तो इसलिए बिफोर एक्सपायरी लिखा है कि नो अमाउंट नो प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन एडजस्टेबल इज चार्जेबल। सादा वे में इसको बताऊं तो एक ही पॉइंट है, वो क्या है? रिफंड होगा तो उस साल टैक्स। दोनों पॉइंट रिपीट करो, दोनों पॉइंट का मतलब पॉइंट 1 रूल 1, मिलेगा तो डिवाइड बाय 10 ओके। दूसरा पॉइंट इजी, क्लियर। तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट में दो टेनेंट हैं, पहले को रिफंड हुआ, दूसरे से रिसीव हुआ, तो दोनों पॉइंट पिछले अप्लाई करेंगे। रिफंड वाले का टैक्स नहीं होगा, नया टैक्स होगा। रिफंड का देखें, मैं किस को थोड़ा सा नंबर्स के थ्रू समझाऊंगा। हमारे पास ओनर है मिस्टर ओ, ओ इज द ओनर। टेनेंट में वी हैव T1 एज टेनेंट 1 एंड वी हैव T2 एज टेनेंट 2, ठीक है। अमाउंट टेनेंट 1 ने दिया था 6 लाख और टेनेंट 1 रहता है 3 साल, चौथे साल हो गया रिफंड, यही चौथे साल टेनेंट 2 आ गया तो उसका पहला साल हो गया और इसने की न्यू पेमेंट, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि पहले तो टेनेंट 1 कितना टैक्स करवा चुका? पहले साल कितना टैक्स करवाया? डिवाइड बाय 10 करो, 60,000। दूसरे साल कितना टैक्स करवाया? कितना टैक्स करवाया? वही 60,000। तीसरे साल कितना टैक्स करवाया? और रिफंड वाले साल चौथे साल क्या हुआ? तो चौथे साल हमने दूसरा पॉइंट क्या पड़ेगा? रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा, 0। मगर एक ये है कि कोइंसाइड क्या हुआ, एक को रिफंड हुआ, दूसरे से अमाउंट मिला, तो हमने क्या करना है? वही जो पहले पढ़ रहे थे, रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा, मिलेगा तो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 हो गए। तो जिसका पहला साल था उससे पैसे मिले 8 लाख, 8 लाख। मगर सुने, तीसरे पॉइंट में बस एक एडजस्टमेंट करेंगे, फिर वही होगा। दोनों पॉइंट वही पुराने हैं, रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा, मिलेगा तो टैक्स करेंगे, डिवाइड बाय 10 होके दोनों पॉइंट्स अप्लाई करते हैं। मगर इस केस 3 में, रूल 3 में एक एडजस्टमेंट है, और वो क्या है कि जी मिलेगा तो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 होके, करेक्ट। अमाउंट कितना? 8 लाख नहीं, इसमें से पिछले अमाउंट का टैक्स किया हुआ पोर्शन माइनस करेंगे। तो आपका पिछले अमाउंट का टोटल कितना था? पिछले का टोटल अमाउंट कितना था? ये। इसमें से टैक्स कितना हुआ था? इसमें से टैक्स हुआ था 1 साल, 2 साल और 3 साल, चौथे साल टैक्स नहीं हुआ था। तो इसका मतलब 6 लाख में से कितना टैक्स हुआ? कितना? तो इसमें माइनस कितना करूंगा, एडजस्ट कितना करूंगा? 180 माइनस करूंगा। क्या माइनस कर रहा हूं? टोटल या उसमें से टैक्स किया गया पोर्शन? टैक्स किया गया पोर्शन। कैसे टैक्स किया गया पोर्शन हमें पता चलेगा? आप पिछले साल गिनो कि वो कितना टैक्स हुआ था। 6 लाख अपना 60,000 पहले साल, 60,000 दूसरे साल, 60,000 तीसरे साल। तो भाई 3 साल तक 60,000 जब टैक्स हुआ तो टोटल कितना टैक्स हुआ? टोटल अमाउंट था 6 लाख, मगर कितना टैक्स हुआ? 180। वो 180 हम यहां से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इसको वो रूल 1 के मुताबिक डिवाइड बाय 10 होके इसे करेंगे डिवाइड बाय 10। तो पहले साल कितना टैक्स आएगा भाई? इसे डिवाइड बाय 10 कर दिया। अगले साल फिर क्या करेंगे? उसी को डिवाइड बाय 10 कर दिया। फिर क्या करेंगे? ऐसे वही डिवाइड बाय 10 का रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है? जिस साल एक टेनेंट गया दूसरा आया, जाने वाले को टैक्स, आने वाले को टैक्स करेंगे, मगर आने वाले से जो अमाउंट मिलेगा उससे क्या करेंगे? पहले
जो पिछला टैक्स किया गया पोर्शन था वो एडजस्ट करके बैलेंस को डिवाइड बाय 10 करेंगे। दोबारा आप सुनिएगा, यही बात कैसे लिखी है, ये देखें, अर्लियर अमाउंट यानी पिछला जो था, सब्सिक्वेंट या सक्सीडिंग अमाउंट दूसरा था। तो क्या हो रहा है, जहां पे अर्लियर रिफंड हो रहा है और सक्सीडिंग मिल रहा हो, हम क्या करेंगे, सक्सीडिंग अमाउंट को टैक्स करेंगे। मगर कैसे, पहले उससे रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस करेंगे, वो पोर्शन, कौन सा पोर्शन जो के टैक्स हो चुका वो माइनस करेंगे, और जो बच जाएगा उसको वही डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? तो मुझे रिपीट करो, रूल नंबर 1, मिलेगा तो टैक्स होगा डिवाइड बाय 10 ओके। दूसरा, रिफंड होगा तो उस साल टैक्स नहीं होगा। तीसरा, अब चूंकि अल्फाज सामने वही इस्तेमाल करो, अर्लियर अमाउंट को टैक्स नहीं करेंगे, सक्सीडिंग अमाउंट को टैक्स करेंगे, मगर सक्सीडिंग अमाउंट से एडजस्ट करेंगे क्या, वो पोर्शन अर्लियर अमाउंट का जो टैक्स हो चुका। क्लियर है ये बात? चलें, अब इनकम साइड कंप्लीट हुई, एक दफा रिपीट करते हैं। इनकम में 3 इनकम्स आएंगी। पहली रियल रेंट, जिसका मतलब था अमाउंट एज कंसिडरेशन, जो कि उस प्रॉपर्टी को क्या यूज, ऑक्यूपाई या राइट टू यूज की वजह से मिले। दूसरा, फॉरफीटेड डिपॉजिट, जो प्रॉपर्टी सेल के कॉन्ट्रैक्ट के वक्त फॉरफीट हो, यानी टोकन मनी। और तीसरा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, जो बिल्डिंग के अगेंस्ट मिले, सिर्फ बिल्डिंग के। इस नॉन एडजस्टेबल से मुतालिक 3 पॉइंट्स हैं। पहला, मिलेगा तो टैक्स होगा डिवाइड बाय 10 होगा। दूसरा, रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा। तीसरा, 2 टेनेंट इन्वॉल्व हो, एक का रिफंड और दूसरे से रिसीट हो। जिसका रिफंड होगा हम उसको टैक्स नहीं करेंगे, जिससे मिलेगा हम उसको टैक्स करेंगे। मगर मिलने वाले अमाउंट से पिछले का वो अमाउंट जो टैक्स हो चुका लेस करने के बाद डिवाइड बाय 10 करेंगे। जी, पहला इसका पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड इसका पॉइंट ये है, हाँ बेटा, जी जी जी, आप पूछे पूछे, जल्दी पूछे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा वरना। टैक्स नहीं करेंगे और दूसरे करेंगे, जब हमने सेट ऑफ पढ़ के सेकंड वाले सेल पे जो टैक्स था, तो जब हम रीपे करेंगे उससे पहले वाले पेमेंट को, तो वहां से भी 180 रिटर्न करवाएंगे और फिर पूरे 6 लाख वापस करेंगे उसको भी बोलते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों टैक्स होता है, इससे मुतालिक सवाल आया है बेसिकली, जिसको मैं आंसर नहीं करना चाह रहा था, मगर सवाल आया तो मैं लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि आज का सेशन ऑब्वियसली बड़ा लिमिटेड टाइम में हो रहा है। तो लॉजिक्स और रीजंस जो मैं रेगुलर क्लासेस में बताता हूं, आज मैं कवर नहीं कर रहा था, मगर आपने सवाल ने मजबूर किया है। सुने, ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट हकीकत में इनकम ही नहीं है, दिस इज नॉट इवन इनकम, फिर भी उसको टैक्स करा, ये तो लाइबिलिटी थी, ये तो उसका पेएबल है। यही इसकी लॉजिक है कि अगर आप गौर से सोचोगे कि ये जो पैसे उसको मिल रहे हैं, इस पे एक बेनिफिट भी उसके साथ आ रहा है, और बेनिफिट है इंटरेस्ट नॉट पेड, वो उसको इंटरेस्ट फ्री पैसे दे रहा है। दैट इज वाई वो 10 से डिवाइड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, वो अमाउंट को नहीं, 10% इंटरेस्ट नॉट पेड को टैक्स कर रहा है। वो हकीकत में अमाउंट बजाहिर टैक्स होता हुआ दिख रहा है, मगर हकीकत में ये टैक्स उस अमाउंट पे नहीं है, वो इंटरेस्ट नॉट पेड के बेनिफिट को टैक्स कर रहा है। दैट इज वाई रिफंड तो उसको पूरा करना होगा ना, लॉ तो बजाहिर अमाउंट को टैक्स कर रहा है, हकीकत में तो बेनिफिट को टैक्स कर रहा है। तो ये लॉजिक थी जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बेटा जल्दी जल्दी, बेटा जल्दी जल्दी, आ रहा है 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 बेटा, आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ये एग्रीकल्चर कवर हो रहा है बेटा, एक सेकंड, हाँ जल्दी जल्दी। नहीं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए बेटा, ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। जब तीसरा टेनेंट आएगा तो सिर्फ सेकंड टेनेंट का एडजस्टमेंट मिलेगा, फर्स्ट का नहीं, क्योंकि फर्स्ट का हो चुका। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा जल्दी, बेटा आपने हाथ रेस किया था, सवाल नहीं किया था, जल्दी करो। जब 10 ईयर कंप्लीट हो जाए, न्यू टेनेंट आ जाए, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होगी, एडजस्टमेंट विद इन 10 ईयर आना होता है। अगर सेम ईयर आना भी जरूरी नहीं है, एक टेनेंट आया और 2 साल के बाद चला गया, दूसरा टेनेंट 1 साल के बाद आ रहा, तब भी एडजस्टमेंट होगी। ये सारी एक्सप्लेनेशन हैं आपके सवालों की, तो मैं इसको आगे बढ़ना चाहता हूं। चले बेटा डिडक्शंस पे आ जाए। नंबर 1 डिडक्शन है एक डीम्ड डिडक्शन। डीम्ड का मतलब क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ होता, फिर भी डिडक्शन मिलेगी, और ये अलाउंस बेसिस पे मिलती है, यानी नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश है। क्यों? क्योंकि रिपेयर हो
या ना हो, ये डिडक्शन तो मिलेगी। डिडक्शन कितनी है? 1/5 किसका? रेंट चार्जेबल टू टैक्स का, रेंट चार्जेबल टू टैक्स का। मगर गौर से नोट करनी है एक बात कि ये डिडक्शन सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब आप इस चीज को रेंट पे दे रहे हो। तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स भी किसका होगा? बिल्डिंग का होगा। इसका मतलब आप रेंट चार्जेबल टू टैक्स किसका? प्लॉट का नहीं ले सकते। चले मेरी एग्जांपल सुनिएगा, दो एग्जांपल्स दे रहा हूं वर्बल, फौरी से जवाब दूं तो आगे बढ़े। पहली एग्जांपल है कि हमने एक शॉप रेंट पे दिया और उस शॉप का रेंट गिवन है 1 लाख। आपने मुझे बताना है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अंडर द हेड प्रॉपर्टी, अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा? रेंट कितना? 1 लाख। तो 1 लाख पर मंथ, 12 के हिसाब से कितना बना? 12 लाख। ओके, क्या लेस करेंगे? गिवन हो कि ना हो, प्लीज रिमेंबर, सिर्फ इनकम रेंट भी गिवन हो ना तो रिमेंबर, अगर वो बिल्डिंग है तो, मैंने शॉप बोला था, बिल्डिंग है, क्या करेंगे? लेस। क्या? कभी भी ना भूलना, रिपेयर अलाउंस, रिपेयर अलाउंस मिलेगा एवरी टाइम बिल्डिंग रेंट पे होगी तो, हर साल मिलेगा। कितना मिलेगा इसका? कितने परसेंट? इसका 1/5 का मतलब है कि आपका 20%, 20% लेस होगा। इसका मतलब है कि आपकी इनकम अंडर हेड, इनकम अंडर हेड प्रॉपर्टी कितनी होगी? ये आप माइनस करें तो 960। मैं सिर्फ आपको रेंट बताया था, एक्सपेंस एक भी नहीं बताया। मगर डोंट फॉरगेट, दूसरी एग्जांपल सुने मेरी, दूसरी एग्जांपल सुने। हमने प्लॉट रेंट पे दिया और प्लॉट का रेंट था 1 लाख रुपए पर मंथ। इनकम अंडर द हेड बताएं, 12 लाख। प्लॉट, बिल्डिंग कैसे? तो इसीलिए मैं भी तो सही बोल रहा हूं ना, 12 लाख। तो जिद क्यों कर रहे हो? मैं भी तो सही जवाब दे रहा हूं। ओके, दूसरी तीसरी एग्जांपल सुने जो अभी आपके सवाल की वजह से आ रही है। तीसरी एग्जांपल ये है, गौर से सुनिएगा। एक केस दोबारा ले आते हैं बिल्डिंग का। हमने एक ऑफिस रेंट पे दिया, रेंट पे दिया है 2 लाख रुपए पर मंथ। मगर हमें रेंट पे देने के बाद टेनेंट ने रिपेयर का खर्चा कराया और हमें 5 लाख रुपए रिपेयर एक्सपेंस करना पड़ा। तो डेटा गिवन क्या है आपके पास? ऑफिस रेंट पे है, रेंट कितना है? 2 लाख पर मंथ। और आपके पास गिवन क्या है? रेंट के बाद आपके पास क्या गिवन है? रिपेयर एक्सपेंस इनकर हुआ है, रिपेयर एक्सपेंस इनकर हुआ है। ठीक है, तो रिपेयर एक्सपेंस गिवन है। कितना रिपेयर एक्सपेंस है बताओ? 5 लाख का। अब इनकम अंडर द हेड बताओ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लेंगे रेंट 2 लाख, 19 लाख और 12 की वजह से ये आपका बन गया 24। लेस क्या करेंगे? 5 लाख नहीं करेंगे। रिपेयर एक्सपेंस इज नॉट अलाउएबल। एक्चुअल एक्सपेंस को इग्नोर करोगे, एक्सपेंस नहीं अलाउ करोगे, बल्कि रिपेयर अलाउंस ही अलाउ करोगे, जो कि रेंट चार्जेबल का वही 1/5 होगा। तो इग्नोर करोगे किसे? एक्सपेंस को लेस करोगे ये। और उसकी वजह क्या है कि रिपेयर एक्सपेंस एक दफा होता है, अलाउंस हर साल मिलता है। तो फायदा रिपेयर एक्सपेंस में नहीं है, अलाउंस में है, क्योंकि वो हर साल 1/5 देके वो बेसिकली उसको फायदा दे रहा है। हर साल रिपेयर एक्सपेंस होता भी नहीं है, तो एक्चुअल से ज्यादा फायदा उसको इसलिए मिलता है क्योंकि रेंट को वो थोड़ा सा कम टैक्स करना चाहते हैं, इस वजह से एक डीम्ड एक्सपेंस दे दिया। चले, पॉइंट नंबर 1 कवर हुआ। मुझे बताएं रिपेयर अलाउंस केस कितना मिलता है?
इंश्योरेंस प्रीमियम में पेड आर पेएबल टू इंश्योर बिल्डिंग, अगेन इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग, इसका ताल्लुक भी बिल्डिंग से, लैंड से नहीं है, क्योंकि डैमेज और डिस्ट्रक्शन लैंड की नहीं हो सकती, इसीलिए इंश्योर भी नहीं होती लैंड। लैंड को किसने इंश्योर, हाँ लैंड को कब्जे के अगेंस्ट तो इंश्योर कर सकते हो, मगर डैमेज के अगेंस्ट नहीं कि लैंड को आग लग जाएगी तो लगने दो, उस पर कौन सी आग लगती है, डैमेज हो जाएगी तो कौन सा डैमेज है उसका। तो इसीलिए सुनिएगा, अगर फिक्शनल वो एग्जाम्पल बना ले और कहे लैंड वाज इंश्योर्ड, तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। इंश्योरेंस की डिडक्शन दो चीजों की नहीं मिलती, लैंड की भी नहीं मिलती, बंदे की भी नहीं मिलती। बंदे की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस हो डिडक्शन लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस हो डिडक्शन लोगे नहीं। किस चीज की डिडक्शन है, बिल्डिंग की जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं। सेकंड पॉइंट कवर हो गया। पहला क्या था, कितना, 1/5 किसका, किस केस में, बिल्डिंग। सेकंड क्या था, किस केस में, बिल्डिंग। तीसरा बेटा, तीसरा है टैक्सेस। नहीं बेटा थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, मैं अगर आपके सवालों को थोड़ा रोकना चाहता हूं, 15 मिनट से ज्यादा लग गया पहले ही। टैक्सेस, टैक्सेस किसी नाम से भी हो, टैक्स अगर लोकल रेट के नाम से हो, टैक्स चार्ज या सेस, सेस भी टैक्स को ही कहते हैं, सारे सिनोनिमस से। कोई भी टैक्स अगर उस बिल्डिंग पे लग रहा है तो डिडक्शन मिलेगी, सिवाय एक केस में, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। इसके अलावा बाकी टैक्सेस, जिसमें से एक टैक्स कहलाता है प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी डिडक्शन मिलेगी। हर टैक्स जो उस प्रॉपर्टी पे लगेगा उसकी डिडक्शन मिलेगी, सिवाय इनकम टैक्स के, जो कि उसकी इनकम से आ रहा है। चौथा है क्या, ग्राउंड रेंट। बेटा थोड़ी तवज्जो चाहिए यहाँ पे, ग्राउंड रेंट पेड आर पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ये थोड़ा नंबर मिस हो गया बेटा, ये 5 है, यहां से ना ये इसको अलग काउंट कीजिएगा। ग्राउंड रेंट क्या है, ग्राउंड रेंट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं चाहूंगा एक एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देख लो ताकि आपको ग्राउंड रेंट समझ आ जाए। एक दफा पास पेपर में ये ग्राउंड रेंट आया, सवाल ऐसे बनाया गया था, मैंने अभी जो कुछ आपसे क्विज लिए थे उसमें मैंने उसको रिपीट किया है, और वो ऐसा कंफ्यूजिंग है कि मुझे तो लगता है पेपर बनाने वाले को खुद भी ग्राउंड रेंट समझ नहीं आया था। तो मैंने कहा आपको समझाने के लिए बताऊं कि इस किस्म के सवाल भी बनते हैं कभी कभी। बेटा देखो ग्राउंड रेंट क्या होता है, गौर से सुनिएगा। एक तरफ है ओनर ऑफ लैंड, जिसने एक लैंड को रेंट पे दिया टू अ टेनेंट, टेनेंट को इजाजत भी दी जिसने उस पे बिल्डिंग बना दी। चूंकि उसने बिल्डिंग बना दी तो अब वो टेनेंट 1 उस बिल्डिंग का ओनर भी है, ओनर ऑफ बिल्डिंग। ये बस समझो, आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, एक प्लॉट रेंट पे दिया गया, रेंट पे दिया किसने, ओ ने, किसको, T1 को, मगर T1 ने इजाजत मांगी कि मैं इस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, उसने इजाजत दे दी। अब जो रेंट पे होगा वो रेंट ओपन प्लॉट का नहीं रहा, वो रेंट है अब एक ऐसे लैंड का जो ग्राउंड फ्लोर पे चली गई है। इस वजह से जो ये रेंट पे करेगा इसको कहते हैं ग्राउंड रेंट। अब ग्राउंड रेंट के लिए लाजमी क्या है, लैंड किसी और की हो और बिल्डिंग टेनेंट बना ले। तो अब ये प्लॉट नहीं है, खाली प्लॉट होता तो वो रेंट कहलाता, खाली प्लॉट नहीं रहा। क्या है वहां पे, एक बिल्डिंग मौजूद है, बिल्डिंग किसी की भी हो मगर रेंट तो प्लॉट का नहीं है ना, ग्राउंड रेंट। सुनिएगा मेरी बात, मगर हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन, करेक्ट, ग्राउंड रेंट एज इनकम तो नहीं पढ़ रहे ना। चलो पहले ये सीख लो, ग्राउंड रेंट एज इनकम, ये टॉपिक गौर से सुनना। ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन मैंने स्टॉप किया हुआ है अभी, क्या पढ़ा रहा हूं, ग्राउंड रेंट एज इनकम। चले बेटा एक एग्जांपल और सुने। सपोज करते हैं कि एक है सिर्फ लैंड जो ओ ने T1 को दी, T1 जो रेंट पे करेगा वो खाली प्लॉट है, ये किस हेड में ओ के लिए टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्यों, लैंड और बिल्डिंग की वजह से।
मगर अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं एडजस्ट कर दूं, कैसे कि आपने ओ ने जो ये प्लॉट दिया, T1 को इजाजत भी दी, T1 ने क्या बना दिया, उस पे बिल्डिंग बना दी। अब जो रेंट आएगा ओ का, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा, क्योंकि अब रेंट पे जो चीज गई है वो ओपन प्लॉट नहीं रहा। इसका मतलब ग्राउंड रेंट एज इनकम किसके लिए बात हो रही है, ओनर के लिए, ओ के लिए। ग्राउंड रेंट को दो एंगल से देखा जाता है, एज इनकम, एज डिडक्शन। एज इनकम किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन सा ओनर, ओनर ऑफ लैंड। अगर कंस्ट्रक्शन के बगैर वो लैंड को यूज करे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कर दे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब ओनर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी में टैक्स होगा या आईफोर्स में टैक्स होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है। टेनेंट ने उस पर बिल्डिंग बनाई कि नहीं बनाई, नहीं बनाई तो प्रॉपर्टी, और बना दी तो आईफोर्स। क्लियर? हाँ, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैं आपको क्लू दे देता हूं, अगेन वो टाइम कम है। अगर एक बंदा, गौर से सुनिएगा, एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले, तो उसने एनुअल रेंट कैलकुलेट किया, फिर उसको 10 साल के लिए वो था, 10 साल का उसने रेंट कैलकुलेट किया, वो बन गया एक्स अमाउंट। उसने सोचा कि मैं बजाय रेंट पे लूं, किसी से प्लॉट सस्ता लेके बिल्डिंग बनाता हूं, ताकि बिल्डिंग 10 साल के बाद उसकी हो जाएगी तो मुझे रेंट कम पड़ेगा। तो उसने देखा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम है और जो रेंट दूंगा तो उसको सेविंग नजर आई थी, तो इस तरह ट्रांजेक्शन की गई। तो ये होता है, मुमकिन है। और खास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ ओनरशिप में कुछ नहीं रखना चाहते, वो क्या करते हैं, चलना आसान हो उनके लिए, क्योंकि वो बेच तो सकते नहीं है ना, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं करते कि फंस जाएं, इसीलिए वो इस किस्म की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मुमकिन है। मगर यहाँ पे मैंने बात की है किसकी, मैं किसकी बात कर रहा था अभी तक, ग्राउंड रेंट एज इनकम। बताएं, ग्राउंड रेंट एज इनकम किसके लिए टॉपिक है, टेनेंट के लिए या लैंड के ओनर के लिए। लैंड। अब सुने, ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन पे आ रहा हूं, क्योंकि हमें यही पढ़ना है। ये लिखा है ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन है, कहां पे डिडक्शन है ये, 4 नंबर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शन है ये। तो हमने तो उसकी बात ही नहीं की। अब सुने इसकी बात, किस चीज की बात चलेगी अभी बताओ, ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन। तो ग्राउंड रेंट एज डिडक्शन, अब इसके लिए देखिए क्या क्या होना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है, सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले जरूरी है वही ओनर, किस चीज का, प्लॉट का। जरूरी क्या है, टेनेंट 1 उसने क्या बनाया हो, बिल्डिंग। और सुने, अब तीसरी चीज जरूरी क्या है, उसने ये बिल्डिंग रेंट पे दे दी किसी T2 को। अब यहां पे मैं आपसे सवाल T1 के लिए कर रहा हूं, हु इज द ओनर ऑफ बिल्डिंग, T1, हु इज द ओनर ऑफ बिल्डिंग, T1। जो T1 को रेंट मिलेगा वो किस हेड में जाएगा, क्योंकि वो ओनर है बिल्डिंग का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। मुझे बताओ, जो खुद वो रेंट पे करेगा क्या कहलाएगा, और वो इसका क्या बन जाएगा, इधर डिडक्शन बनेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इसका मतलब लाजमी है कि 3 बंदे हों, लाजमी है। यहां पे बिल्डिंग, लैंड का ओनर अलग, उस पे एक टेनेंट की कंस्ट्रक्शन अलग, और लाजमी है कि वो रेंट पे दे। रेंट पे देगा तो एज एक्सपेंस बनेगा ना उसका, तो फिर ग्राउंड रेंट की डिडक्शन किस चीज की है, ग्राउंड रेंट की डिडक्शन बन ही नहीं सकती जब तक के 3 लोग ना आए। एक ओनर किसका, प्लॉट का, दूसरा ओनर किसका, बिल्डिंग का, और उसने क्या किया हो, आगे रेंट पे दिया हो। इसकी रेंटल इनकम आएगी तो इसकी डिडक्शन लाओगे ना, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो तो डिडक्शन बनेगी ना। इसका मतलब क्या है, टेनेंट 1 जो खुद टेनेंट है, बिल्डिंग का ओनर है, उसने रेंट पे दिया,
और रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी इनकम का जो खुद दे रहा है वो डिडक्शन। ग्राउंड रेंट इज डिडक्शन भी एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट जहां पे वो नंबर मिस हो गया था वो है इंटरेस्ट। ये 3 डिडक्शन एक जैसी है बेटा। पहली क्या है, प्रॉफिट पेड ऑन मनी बारोड। रुक जाए बेटा अभी, ऑन मनी बारोड, मगर मनी कहां यूज हुई, रेंटेड प्रॉपर्टी पे। जैसे बिजनेस के लिए हम फाइनेंशियल चार्जेस डिडक्ट करते हैं वैसी ही है। आप बैंक से लोन लो, बिजनेस में लगाओगे, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, वैसी ही ये डिडक्शन। अब वो कहता है प्रॉपर्टी पे कैसे यूज हो, प्रॉपर्टी एक्वायर करने में यूज हो, कंस्ट्रक्ट करने में, रेनोवेट करने में, एक्सटेंड करने में या रिकंस्ट्रक्ट करने में। इसका मतलब किसी भी तरीके से बारोड मनी से प्रॉपर्टी में खर्चा हुआ तो बारोड मनी पे जो प्रॉफिट पे होगा, जो इंटरेस्ट पे होगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी। और यही चीज यहां पे भी लिखी है नंबर 6 पे। थोड़ा सब्र करो बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कवर कर लूं फिर सवालों का, वरना मैं रुक जाऊंगा ना तो आज का एजेंडा कवर नहीं होगा। 6:30 बज रहे, हमारे पास सारा आज का एजेंडा है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये 2 चीजें आपको सिमिलर लग रही होंगी, ये सिमिलर है नहीं, थोड़ा सा फर्क है। क्या, इधर तो जनरल डिडक्शन मिली, यहां पे गौर करो बेटा, प्रॉफिट और इंटरेस्ट वेयर प्रॉपर्टी, यहां सिर्फ फर्क क्या है, वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज है, तो नई चीज कुछ भी नहीं है। अब इस ट्रांजेक्शन को समझे, उसने बैंक से लोन लिया, उससे एक प्रॉपर्टी बना ली, बैंक ने कहा भाई लोन वापस लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, उसकी सिक्योरिटी दो। उसने कहा जी वो मेरी फलानी जमीन है, वो ले लो। तो ये कहां कवर हुआ, ये कवर होता है नंबर 5 पे। ब्रेक में आ रहा हूं बेटा, अगर रुकना है तो मैं आ रहा हूं। तो नंबर 5 पे कवर हो रहा है प्रॉफिट में। ओके, और दूसरी चीज बेटा, और वो ये है कि यहां सेम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है कि अगर मैं ना दे सकूं तो ये जो घर ले रहा हूं ना तुम्हारे पैसे से, ये तेरा हो। फर्क स्लाइड सा है, फर्क कुछ भी नहीं है। अब लोन लेने की ट्रांजैक्शन में फर्क है, कौन सी प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी रखवाई इसमें फर्क है, बात वही है। लोन लिया, कहां खर्च किया, प्रॉपर्टी पे, तो डिडक्शन मिलेगी। और इससे ऊपर ये देखो, तीसरी चीज भी जो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, और वो कौन सी है, वो है इससे ऊपर, ये इस्लामिक वे में लोन लिया जा रहा है। यानी 3 ट्रांजैक्शन है किसी और के पैसे को प्रॉपर्टी पे लगाना, 2 कन्वेंशनल, एक इस्लामिक। कन्वेंशनल में एक क्या था कि इंटरेस्ट पे कर रहे हो मनी बारोड पे, वो मनी बारो कैसे हुई तफसील नहीं बताई, मगर इंटरेस्ट पे हो रहा है। इधर थोड़ी तफसील बता दी कि मनी बारो हो रही है प्रॉपर्टी को हासिल करने में, मगर एक तफसील क्या बताई कि वो खुद प्रॉपर्टी मॉर्गेज में थी। तो इसका मतलब क्या है, ये एहतियातन बता दिया है कि कहीं कोई ये ना समझे कि प्रॉपर्टी खुद मॉर्गेज पे है तो उस वक्त डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लेरिफिकेशन है, बात सेम है। सिंपल अल्फाज में कहें तो बारोड मनी अगर रेंटेड प्रॉपर्टी पे लगेगी तो उससे रेलिवेंट इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। दोनों में सेम बात है। अब नई बात क्या है, इस्लामी वे। इस्लामी वे में क्या है, इस्लामी वे ये है कि उसने कहा मैं प्रॉपर्टी पे पैसे खर्च करूंगा, पैसे दो। इस्लामी बैंक ने या इस्लामी जो भी आगे थे, ये जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है या इस्लामी बैंक के, उसने कहा नहीं हम लोन नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम में लोन पे पैसे चार्ज करने को ही रिबा कहा जाता है। रिबा की सारी गुफ्तगू, इतनी सारी किताबें, इतना कुछ उस पर काम हुआ है, मगर समरी आपको बता दूं तो वो लोन की ट्रांजैक्शन पे अगर पैसे चार्ज किए जाएंगे तो उसको रिबा कहा गया। उन्होंने कहा नहीं पैसे हम नहीं दे सकते, हम आपको पैसे देके इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो फिर तो हम गैर इस्लामी हो गए। तो उसने कहा चलो आप बताओ क्या करोगे। उन्होंने कहा हम प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। ठीक है, उसने कहा आपको तो प्रॉपर्टी का पता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें अपना एजेंट बना लेंगे, मगर प्रॉपर्टी हमारी होगी, तुम ले लो, पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, मगर प्रॉपर्टी हमारी होगी। इस्लामी वे। उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे, ठीक है प्रॉपर्टी अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी होती जाएगी, तुम हमसे उस प्रॉपर्टी को इंस्टॉलमेंट में खरीदते जाओ। आज तुम्हारी 5% है,
कल तुम्हारी 100% हो जाएगी, ठीक है। तो तुम कैसे कमाओगे? बैंक ने कहा हम तुम्हें देंगे 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ तुम वापस करोगे। ऐसे कैसे? खरीद के, एक एक करके पैसे तुम देते जाओगे, मगर हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, तो तुम एक काम करो, इस प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल दो और हमें उसका हिस्सा दो, ठीक है। नंबर्स पे आए, यहां से एग्जाम्पल लेते हैं एक इस्लामी बैंक का। एक इस्लामिक बैंक है, उसने हाँ 20 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, से एक हाउस खरीदा। अब जो यहां पे से ए है, उसने 20 मिलियन तो देने, 2 करोड़ तो देने ही देने। तो बैंक ने 2 करोड़ रुपए इसको दिए और बैंक को 2 करोड़ रुपए वापस मिले, तो बैंक कैसे चलेगा? नहीं चल सकता, इंटरेस्ट वो चार्ज कर नहीं सकता। तो ट्रांजैक्शन ऐसी हुई कि ए क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को रेंट पे बेचेगा, नहीं रेंट पे, रेंट। अब सालाना रेंट वो ले रहा है, सपोज करते हैं, ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, 24 लाख, 2 लाख रुपए पे वो रेंट पे प्रॉपर्टी दी गई है। तो अब इन अदर वर्ड्स ए की इनकम कितनी है? चूंकि ए ही पार्शल ओनर है, फ्रंट पे वो है, तो वो रेंट कमा रहा है कितनी? 24। मगर सारा रेंट इसका है या उसको देना है? देना है। क्या कहलाता है वो? शेयर इन रेंट। तो शेयर इन रेंट भी तो देना है उसने। सपोज करते हैं बैंक ने कहा था 40% हमारा, तो अब वो 40% ये जब पे करेगा बैंक को, तो इसका क्या बन जाएगा? डिडक्शन। शेयर इन रेंट डिडक्शन ऐसे बनती है। दोबारा सुनिएगा, इस्लामी बैंक ने दिए फंड्स, उसने ली प्रॉपर्टी, मगर बैंक ने भी कुछ कमाना है। तो बैंक अब देखें, एक तो पैसे वापस लेगा, क्या? ये। और बैंक एक और चीज कमा रहा है, क्या? ये शेयर ले रहा है उससे रेंट का। मगर जो शेयर बैंक ले रहा है वो बैंक की इनकम होगी, इसकी क्या है? किसकी? इस ए की। तभी यहां पे क्या लिखा है? तभी यहां किस चीज की डिडक्शन है? शेयर इन रेंट की डिडक्शन। अगर ये फंड्स लेता आम बैंक से और इंटरेस्ट पे करता, तो क्या बनता इसका? इसका क्या बनता? डिडक्शन। तो अभी ये क्या दे रहा है इस्लामी बैंक को? शेयर इन रेंट। क्या बना? वो भी डिडक्शन बना। बात वही है, किसी और के पैसे से प्रॉपर्टी बन रही है, तो जो हिस्सा उसको दोगे रेंट में से, जो हिस्सा उसको दोगे, कॉस्ट उसकी जो भी होगी, वो आपकी डिडक्शन बनेगी। अब दोबारा सुनिएगा बेटा, कितनी डिडक्शन हो चुकी है? नंबर 1 बताओ क्या है? रिपेयर अलाउंस। दूसरी क्या है? तीसरी क्या है? क्या बात है भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू एवरी टीम मेंबर। भाई नहीं, ये देखो, दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट, इंटायर टीम इज देयर। डांट रही है वो, उसका हक है भाई, वो हमें भी डांटती है, वो मारूफ का हक है भाई। थैंक यू भाई। हाँ, हाजिर बेटा। वो भाई बात सुनो, वो कोई करीब है जो क्या है नाम है उसका? नहीं नहीं, होता है जेडीसी, और कौन कौन होते हैं दूसरे? सैलानी और जेडीसी को कॉल कर दो भाई। आखिरी दिन। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्या है? ग्राउंड रेंट। बताओ कब बनता है एज एक्सपेंस? कब? 3 लोगों, एक ने क्या किया? प्लॉट दिया। टेनेंट ने क्या किया? बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे दे दिया। अब टेनेंट ने जब पेमेंट करनी होगी, वो ग्राउंड रेंट बनेगी, शेयर इन रेंट हो गया। उसके बाद क्या है? अच्छा यार, ऑनलाइन वालों को ये पिक्चर नहीं भेजना जलाने के लिए यार, ऑनलाइन वाले बेचारे, उनको मैं क्या करूं यार, वो भी बचे मेरे। इधर समोसे खिला रहे हो भाई, ऑनलाइन वालों भाई, तुम नहीं देखना अगर कोई ऐसे आए तो। अच्छा, ऑनलाइन वालों को नहीं भेजो भाई। अच्छा यार, तुम एक काम कर लो ना तुम, यार कोई वो सिंबल है समोसे का, वो डाल देना उसमें, वो भी खा ले। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर टू डिराइव रेंट चार्जेबल टैक्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस
आमतौर पे हम इसको रेंट कलेक्शन चार्जेस बोलते हैं। रेंट कलेक्शन चार्जेस ये जनरल नेचर की एंट्री है, जनरल। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर किसी एक बंदे की ज्यादा प्रॉपर्टीज हो, 5, 10, 12, 15, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ही ये है, वो प्रॉपर्टी बना के रेंट पे दे देता है, तो हिसाब किताब खुद थोड़ी रखेगा, नहीं होगा। इनकम बहुत अच्छा सवाल है। जिसका काम ही ये है रेंटल इनकम कमाना, वो भी बिजनेस में टैक्स नहीं होगा, यहां टैक्स होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, वो जनरल है। वहां लिखा था क्या, वहां सिर्फ एक बात लिखी है, बेटा नहीं मैं खाना खा लेना आप लोग, मैंने अभी भी मुझे पहले खिलाया तुम लोगों ने, नहीं फिर एक काम कर लो, एक रख के जाओ यार, ये ले जाओ, खराब हो तो एक हो ना, नहीं खाया तो दोनों के खराब। अच्छा बेटा देखें, जो यहाँ बात है ना रेंट की, वो ये है कि एक बंदे ने एक अकाउंटेंट भी हायर कर दिया, एक रिकवरी बॉय भी हायर कर दिया, उनको बिठाने के लिए ऑफिस भी बना दिया। ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? तो उसके खर्चे कहाँ जाएंगे? ये भी डिडक्ट होंगे। जो ऑफिस उसने बनाया उसका अगर वो भी रेंट पे था, उसका बिजली का बिल, 2 लोगों का रेंट या 3 लोगों का रेंट, ये सारे खर्चे यहां लेस होते हैं। मगर इसमें गड़बड़ होने के चांस थे, इसलिए इस पे अपर लिमिट लगा दी। ये 4% से ज्यादा नहीं हो सकता। किसका 4%? रेंट चार्जेबल टू टैक्स का। आमतौर पे हम इसको रेंट कलेक्शन चार्जेस कहते हैं, ताकि ये याद रहे। ये जनरल है, इसमें एडमिन एक्सपेंस, इसमें कलेक्शन चार्जेस, इसमें सब कुछ आ जाता है। जनरल नेचर का वो खर्चा जो रेंट को कलेक्ट करने में इनकर होता है। आमतौर पे क्या, एक ऑफिस, उसका रेंट, उसका बिजली का बिल, उसकी मेंटेनेंस चार्जेस, उसके लगाए हुए लोग, इन सबको जो खर्चा होगा वो डिडक्ट होगा। मगर इसमें खास बात क्या याद रखनी है, ये मैक्सिमम कितना मिलेगा? 4% से ऊपर गया तो डिसअलाउ हो जाएगा। ये कितने तक मिलता है? सिर्फ अपर लिमिट है इसमें। ये डीम्ड, एक बात सुनना गौर से, ये डीम डिडक्शन नहीं है, ये डीम डिडक्शन नहीं है। समोसे नजर आ रहे हैं, हटाओ यार। तो ये इनकम फ्रॉम सीक्रेट सोर्सेज में आएगा, ठीक है, जो छुपा के खा रहे हैं ना हम, उस वजह से। अच्छा जी, देखिए इसमें याद रखिएगा, नंबर 7 नहीं है, नंबर 8 है, नंबरिंग थोड़ी सी मिस हो गई है इस वजह से। ये रेंट कलेक्शन चार्जेस बेटा डीम डिडक्शन नहीं है, होगा तो मिलेगा, मगर इस पे अपर केपिंग है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है रिपेयर अलाउंस से। रिपेयर अलाउंस डीम डिडक्शन है, मिलना ही मिलना है। कितना? चले एग्जाम्पल सुने इसकी। एक बंदे ने रेंट कलेक्शन चार्जेस इनकर किए हैं 3 लाख रुपए के। कितने? 3 लाख। उसका रेंट है 12 लाख। डिडक्शन कितनी मिलेगी? आशिर समोसा यार बेहतरीन बनाया तूने। देखिए हमने करना क्या है, 12 लाख का कितना लेना है? 4%, जो कितना बना? बस 48,000। उसने कितना खर्चा किया? 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी? सपोज कर ले 48,000 की डिडक्शन थी, खर्चा 30,000 था। 30,000, क्योंकि ये अपर लिमिट है। लीगल चार्जेस पे भी जो खर्चे होते हैं वो भी यहां अलाउ होते हैं, बशर्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो लीगल चार्जेस प्रॉपर्टी के टाइटल को डिफेंड करने के लिए हो या कोई कोर्ट मैटर हो। ये 2 बातें नोट करें। सबसे पहली बात क्या है, लीगल सर्विसेज की या लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस जो पे करते हैं, वकील की फी, कोर्ट की फी, ये सारे अलाउ नहीं होते। सिर्फ उसी वक्त अलाउ होते हैं जब 2 चीजें हों, प्रॉपर्टी का ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि टाइटल डिफेंड कब करते हैं? जब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो। केस का ताल्लुक किससे हो? प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से हो। दूसरा, कौन सा मैटर हो? कोर्ट मैटर, कोर्ट में हो। यानी इसमें एक मिसाल देता हूं, एग्जामिनर इसमें अक्सर सवाल ये पूछता है, सुनिएगा, सुने सुने सुने। कहता है रेंट, मैं आपको ये पास पेपर से एक सवाल पूछ बता रहा हूं,
रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के पैसे दिए वकील साहब को, लीगल चार्जेस में डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? ये लीगल डिफेंड कोर्ट भी नहीं है, टाइटल डिफेंड करने, टाइटल डिस्प्यूट में थोड़ी है। यानी हर लीगल चार्ज नहीं होगी, हर लीगल चार्ज की यहां पे बात नहीं हो रही, सिर्फ वो लीगल चार्जेस जिसका ताल्लुक किससे हो, दो मैटर से। एक तो टाइटल डिफेंड करना, दूसरा कोर्ट मैटर, जिसमें कोर्ट मैटर हो। अगर कोई बंदा जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो जो कागज है ये लीगल फीस पे गया वो नहीं, तो वो भी तो डिफरेंट टाइटल है। डिफेंड करना अलग बात है, डिस्प्यूट ही नहीं हो उसमें। सेकंड बात, एक और मिसाल सुन लें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने वाले ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किसी वकील को फी दी, डिडक्शन मिलेगी? नहीं। क्यों? वो टाइटल से ताल्लुक नहीं है, कोर्ट मैटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। ये इरिकवरेबल रेंट बेड डेट्स ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये नंबर 10 है बेटा, चूंकि एक मिस हो गया था तो 9 नजर आ रहा है। डिडक्शन फॉर इरिकवरेबल रेंट, ये सारी वही बातें हैं जो बेड डेट्स की हैं। क्या कहता है? चूंकि रिसीवेबल बेसिस पे ये टैक्स होता है। किस बेसिस पे टैक्स होता है? रिसीवेबल बेसिस पे। जब रिकवरेबल ना रहे तो क्या करेंगे हम? डिडक्शन क्लेम करेंगे। कैसे? बेड डेट्स की। मगर यहां बेड डेट्स की डिडक्शन का नाम बेड डेट्स नहीं रखा गया। नाम क्या रखा गया है? डिडक्शन फॉर इरिकवरेबल रेंट। बात वही है, ये बेड डेट्स ही है। इरिकवरेबल रेंट क्या है? जो एन अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट इज अलाउड वेयर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अनपेड रेंट इज इरिकवरेबल। यानी अब जब आपका रेंट रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स हो चुका है और अब आप समझते हैं कि वो इरिकवरेबल है, तो आप उसे डिडक्ट कर सकते हो, एज डिडक्शन मिलेगा, बशर्ते के डिफॉल्टिंग टेनेंट से प्रॉपर्टी खाली करवा लो। ओके, डिफॉल्टिंग टेनेंट को कोई और प्रॉपर्टी भी रेंट पे ना दो, रीजनेबल स्टेप्स ले लो। कौन से? लीगल प्रोसीडिंग के, वकील वगैरह। और अनपेड रेंट प्रीवियसली प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, यानी कि वो टैक्स हो चुका, वो तो होगा अक्रूवल बेसिस पे वो तो होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी खाली कराओ या उसके लिए लीगल स्टेप्स ले लो। ठीक है, एक चीज से वजाहत करनी है यहां पे। कहता है रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट हैव बीन टेकन और there are reasonable grounds to believe that legal proceedings will be useless। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यूजलेस होने का मतलब ये है कि आप केस तो फाइल कर देंगे मगर फायदा कोई नहीं है, क्योंकि खर्चा ज्यादा है, अमाउंट इन्वॉल्व कम था। वकील साहब 50,000 रुपए मांगते हैं जबकि अमाउंट था 30,000 का, तो हम केस फाइल नहीं करेंगे और नो लॉ इसकी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलें अब रिपीट करें बेटा, कितनी डिडक्शन
अच्छा वो अच्छा। अच्छा मेरे बच्चों ऑनलाइन अब बताइएगा, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है भाई? अब आवाज आ गई है? देखिए बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, मैंने दो एग्जांपल्स बनाई हैं। कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट का एक ब्रोकर, बिजनेस क्या है, शेयर्स की सेल परचेज। प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस क्या है, रेंट कमाना। तो कैपिटल गेन में भी कवर हुआ, बिजनेस में भी कवर हुआ, प्रॉपर्टी में भी कवर हुआ, बिजनेस में भी कवर हुआ, मगर स्पेसिफिक कौन सा है, जनरल कौन सा है? बिजनेस जनरल है, क्योंकि उसके हेड में क्या लिखा था, एनी बिजनेस, स्पेसिफाई नहीं किया विच वन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। तो जनरल क्या हुआ, एनी बिजनेस। स्पेसिफिक क्या है, रेंट यहां टैक्स करो, गेन यहां टैक्स करो। इस वजह से स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल, स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल। तो ये प्रॉपर्टी में टैक्स होता है, ये कैपिटल गेन में टैक्स होता है। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। अब प्रॉपर्टी इनकम पे बस एक सिचुएशन है, जिसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। सिचुएशन ये है कि ये देखें जरा, अगर रेंट है मगर ओनर नहीं है, सब लीज है, कहां टैक्स करोगे? आईफोर्स। रेंट है मगर बिल्डिंग टुगेदर विथ प्लांट एंड मशीनरी है, तभी आईफोर्स। अमाउंट है रेंट में शामिल, किसके लिए, अमेनिटीज यूटिलिटीज के लिए, तो ऐसा अमाउंट अदर सोर्स। रेंट फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी, बिजनेस, और रेंट किसकी हो, ये किसी ने सवाल पूछा था। अगर एग्रीकल्चरल लैंड की रेंट होगी तो दैट इज एग्जेम्प्ट, इज नॉट टैक्सेबल, इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है बेटा? व्हाइट बॉक्स आ रहा है बेटे, देखो कौन सा व्हाइट बॉक्स आ रहा है, चेक करो स्क्रीन पर। तो 5 इनकम्स रेंट होने के बावजूद प्रॉपर्टी इनकम में टैक्स नहीं हुई, कहीं और चली गई। ओके, सेकंड चीज देखें, सेकंड चीज बेटा ये वाली बात, इनकम ऑफ ज्वाइंट ओनर्स, एक सेक्शन है जिसका ताल्लुक सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं है। इनकम ऑफ ज्वाइंट ओनर का ताल्लुक किसी एक हेड से नहीं है, इसका ताल्लुक लॉ में जनरल एरिया है वहां से है। अलबत्ता अलबत्ता बेटा ऑनलाइन आपको जहां बॉक्स नजर आ रहा है ना, इसको रिकनेक्ट कर दो ना, स्क्रीन को रिकनेक्ट कर दो, अगर रेंट चार्जेबल वाली पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा एक काम कर लें बेटा, यहाँ पे चूंकि ये व्हाइट डॉट नहीं आ रहा, व्हाट यू डू के ग्रुप पे एक पिक्चर डाल दो, और ग्रुप पे देखो, शिराजी जवेरिया बेटा ग्रुप पे पिक्चर डाल दे, मैं तब तक वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात भी नोट करें कि जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका कंटेंट प्रॉपर्टी इनकम से नहीं है, मगर प्रॉपर्टी इनकम पे उसका ज्यादा असर होगा, एप्लीकेशन होगी। इनकम किसकी, ज्वाइंट ओनर्स की। अब ज्वाइंट ओनर का शेयर डेफिनेट हो या सर्टेनेबल हो, करेक्ट। ऐसे केस में सुन लो, आने वाला रेंट ज्वाइंटली टैक्स नहीं करेंगे, बिजनेस होगा तो ज्वाइंटली टैक्स होगा। शाबाश। अब इसका एक फ्लो चार्ट बनेगा, तवज्जो कीजिएगा, ये ताल्लुक है एओपी से, इस टॉपिक का ताल्लुक एओपी से, मगर चूंकि रेंट पे ज्यादा असर रखता है ना, इस वजह से मैं इसको यहां पे पढ़ा रहा हूं। इस टॉपिक का ताल्लुक बेटा एओपी से है, एओपी से। इन्वॉल्वमेंट चूंकि रेंटल इनकम की इसलिए अप्लाई हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने ये देखना है वेदर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन्ड। पहला सवाल ये होगा बेटा, प्रॉपर्टी ओन्ड है, ज्वाइंटली ओन्ड है कि नहीं है? इसका जवाब है यस, नो। यस वाले केस में फिर हम आगे जाएंगे, यस ज्वाइंटली ओन्ड है। अगला सवाल क्या पूछेंगे, शेयर क्या है, नहीं, क्या डेफिनेट या असर्टेनेबल है कि नहीं है? आंसर है यस, नो। यस की सूरत में आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताएं, पहले दो जगह यस होना चाहिए, कौन कौन सा?
ज्वाइंटली ओन्ड हो, असर्टेनेबल हो, डेफिनेट असर्टेनेबल हो। इस केस में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, आ गए यस की तरफ। अब हमें वो क्या कहता है, अब हमें कहता है कि उससे आने वाली इनकम कौन सी है, क्या वो बिजनेस इनकम है, तो टैक्स एज एओपी, कोई बात ही नहीं है भाई, ज्वाइंटली कमाई जाने वाली इनकम ज्वाइंटली टैक्स होगी, एओपी टैक्स होगा। यानी प्रॉपर्टी कौन सी इनकम जनरेट कर रही है, बिजनेस। एग्जाम्पल दो, फैक्ट्री, हम उसको ज्वाइंटली टैक्स करेंगे, उन सारों को मिला के एओपी बना के टैक्स करेंगे, मगर अदर देन बिजनेस इनकम हो, यानी यानी रेंट हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, क्योंकि अदर है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, ऐसे केस में क्या कहता है, कहता है डोंट टैक्स एज एओपी। तो क्या करूं फिर, क्या करूं फिर, जितना असर्टेनेबल था ना, जितना उतना इंडिविजुअली टैक्स कर दो। इसका मतलब है कि वो एओपी के पास टैक्स नहीं होगी। कौन सी इनकम एओपी के पास टैक्स नहीं होती, प्रॉपर्टी इनकम कभी भी एओपी के पास टैक्स नहीं होती, क्योंकि ये सेक्शन अप्लाई कर जाता है इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में कभी भी ये गलती नहीं करना कि उसकी प्रॉपर्टी, हाँ अकाउंटिंग में गिवन होगी उसकी प्रॉपर्टी इनकम, हम टैक्स में उसको टैक्स नहीं कर सकते। क्या मीटिंग लीव करके। अच्छा बेटा, मुझे ऑनलाइन, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, अच्छा अच्छा, फिर इस वाले पोर्शन को वहां से ले लेना, या बंद हो गया था कहीं, नहीं ले सकते। ये फिर लास्ट में ये वाला क्वेश्चन पार्ट डालेंगे। नहीं नहीं, लास्ट में नहीं डालेंगे ना, कंटिन्यूस करेंगे। नहीं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो अपलोड होगा तो ऐसे ही करते हैं सर। अलग अलग सेशंस कर दो ना। सर वो तो चल रहे हैं, अलग सेशन दोनों हो रहे हैं, तो अभी मीटिंग लीव कर दें, बाद में बच्चे ज्वाइन कर लेंगे हाँ तो। नहीं, मगर लीव करेंगे तो, क्योंकि वो ये वाला मीटिंग का इशू बच्चों की तरफ से आ रहा है यहाँ। अच्छा ऑनलाइन बेटा आप बताइएगा, आपके पास कुछ चीजें, क्या क्या इशू आ रहा है, जल्दी से बताओ। वो वैसे ही सर टिका है। चले, अब व्हाट यू डू बेटा, एक काम कर लो, हम इसको ना मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लोगे बेटा, व्हाइट बॉक्स आ रहा है, वापस कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो बेटा कर दो। एक सवाल, अगर एक बंदा है उसके लिए तो बिजनेस इनकम है, जो पूरा मतलब 4-5 प्रॉपर्टी लेके चल रहा है, उसके साथ तब भी प्रॉपर्टी इनकम, अभी जो मैंने फैसला किया उसका। चले बेटा, होप के सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक मैं दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ, जब तक बच्चे ने ज्वाइन कर लें बेटा। अब ऑनलाइन होप के कोई भी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नहीं है, चलें कंफर्म कर लें। अच्छा बेटा एक बात सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक प्रॉपर्टी की। पहला सवाल क्या पूछेंगे, ज्वाइंटली ओन्ड है या नहीं है, जवाब मिला यस है। अगला सवाल क्या पूछेंगे, क्या वो ज्वाइंट है तो उसमें पार्टीज का शेयर डेफिनेट और सर्टेनेबल है, जवाब मिला यस। फिर क्या पूछेंगे, उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो एओपी बना के टैक्स करेंगे, अदर देन बिजनेस यानी प्रॉपर्टी इनकम है तो फिर एओपी बना के टैक्स नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी इनकम एओपी के पास टैक्स होती नहीं है। तो सवाल में किससे मैनेज करेंगे पता है, एओपी का सवाल आएगा और उसकी प्रॉपर्टी इनकम गिवन होगी, हम पता है क्या करेंगे, एओपी के पास टैक्स नहीं करेंगे, उसकी वर्किंग नोट में करेंगे, टोटल इनकम, रिपेयर अलाउंस और नेट इनकम, और उसके हिस्से बनाएंगे, जिसका 40% नेट इनकम, उसके पास प्रॉपर्टी इनकम 40। इंडिविजुअल के पास जाके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इंडिविजुअल के पास कैलकुलेशन करेंगे तो रिपेयर अलाउंस कितना लेंगे, फिर फंस जाएंगे ना, 40% लो, तो बजाय उसको इंडिविजुअल के हेड में कैलकुलेट करने के उसको नोट में कैलकुलेट कर लो और उसके नेट इनकम के हिस्से बांट दो। प्रॉपर्टी इनकम सीधी सीधी एक लाइन में शो करो कि मिस्टर ए को मिला 40%, वर्किंग मैंने नोट में की हुई है और उसका 40% ये बना, इजी है टू हैंडल। इसका मतलब अगर इनकम ज्वाइंटली ओन्ड होगी प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर ए या पार्टनर 1, पार्टनर 2, उसके पास जितना हिस्सा गया उतना ही उसके हाथ में दे देंगे। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन्ड हो और शेयर डेफिनेट या सर्टेनेबल हो,
तो वो एओपी के पास इनकम टैक्स नहीं होगी अगर प्रॉपर्टी इनकम है तो। हाँ, बिजनेस इनकम है तब भी एओपी के पास टैक्स होगी, एक्सेप्शन सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम के लिए। जी बेटा, बिजनेस को एओपी बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे। बिजनेस को हम एओपी बनाएंगे मगर प्रॉपर्टी इनकम एओपी के पास टैक्स नहीं करेंगे, उसे हम नोट में वर्किंग करके उस हिस्से से उन पार्टनर में बांट देंगे, तो उनकी बिजनेस इनकम प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी, बिजनेस नहीं। ठीक है, आखिरी पॉइंट है बेटा इसका, वो भी क्लेरिफिकेशन की हद तक है, और वो क्या है, वो है ये जो अक्सर बच्चे फंस रहे होते हैं। अभी जो ग्रुप था उस पर भी डिस्कशन था, मैंने आके एक्सप्लेन भी किया था, और वो है सेल्फ फायरिंग का केस, फेयर मार्केट का। देखिए प्रॉपर्टी इनकम में, अच्छा बेटा ऑनलाइन आवाज सही है? ऑनलाइन मेरे बच्चों आवाज सही है? सही है बेटा, आवाज सही है, ऑनलाइन सही है, ठीक है बेटा। देखिए इसमें फेयर मार्केट प्रिंसिपल पहले सीखें। रेंटल इनकम में अगर एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट में डिफरेंस हो तो, और फेयर मार्केट से कम रेंट हो, तो हम इक्वल टू फेयर मार्केट अप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल पे जाएंगे। ये उस वक्त अप्लाई होगा, फेयर मार्केट रेंट उस वक्त होगा जब एक्चुअल रेंट कम हो और फेयर मार्केट ज्यादा हो। मगर एक्चुअल फेयर मार्केट से ज्यादा है तो फिर हम फेयर मार्केट नहीं एक्चुअल लेंगे। हायर ऑफ, यस। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि फेयर मार्केट अप्लाई नहीं करेंगे अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो तो। अब ये सेल्फ हायरिंग क्या है? फिर फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए इसकी कुछ मिसालें। पहला पॉइंट क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे फेयर मार्केट वैल्यू अप्लाई होता है, करेक्ट? यस, ऑल केसेस में अप्लाई होता है सिवाय एक के, सेल्फ फायरिंग। ऑनलाइन बेटा ये सेल्फ फायरिंग क्या है? उसमें फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई, फेयर मार्केट वैल्यू वर्क नहीं करेंगे। सेल्फ हायरिंग कहते हैं अगर एक एम्प्लॉयर ने अंडर कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉई को अकोमोडेशन प्रोवाइड करना था और एम्प्लॉयर ने वो अकोमोडेशन रेंट पे लेके देना था, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। एम्प्लॉयर ने क्या किया, किसी एक्स से रेंट पे लिया घर और उसको प्रोवाइड कर दिया। इस केस में एक्स को वो रेंट पे करेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इसकी बेनिफिट की वजह से सैलरी। सेल्फ हायरिंग यहां नहीं है, ये नॉर्मल केस है। सेल्फ हायरिंग कब होगी? सेल्फ हायरिंग बेटा उस वक्त होगी जब ये एम्प्लॉय बोल पड़े और क्या कहे कि भाई मेरे पास घर है, मुझसे रेंट पे ले लो, मुझे देना है ना, तो रेंट पे ले लो, मेरा भी फला। अब इस केस में क्या होगा ये देखें। यानी कि एक एम्प्लॉयर घर अरेंज करना चाहता था, वो घर एम्प्लॉई ने अपना ऑफर कर दिया, कहा मुझसे रेंट पे ले लो। मैं बताता हूं क्यों करेंगे। इन अदर वर्ड्स, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं ताकि सारी चीजें कनेक्ट हो जाएं। एम्प्लॉई ने कहा कि मुझे घर तुमने लाजमन देना है, मगर चूंकि वैसे ही रेंट पे लेके दे रहे हो तो मेरे पास भी घर है ना, मुझसे ले लो और फिर वापस मुझे ही दे दो, तो आपकी दोनों चीजें पूरी हुई। अब एम्प्लॉई ने कहा मेरा घर रेंट पे ले लो, उसने कहा ठीक है दे दो, 35,000 रुपये पर मंथ। उसने कहा पागल हो, मेरा घर तो 50,000 का फेयर मार्केट का है। उसने कहा तुम्हारी रेंज मैंने 35,000 रखी थी, मैंने कहाँ कहा था कि तुम्हारे लिए बंगला होगा, मैं तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ तेरे लिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अकोमोडेशन दूंगा, कहाँ लिखा है कि पूरा घर दूंगा। उसने कहा यार भाई चल डन भाई, 35,000 पे डन। अब सुने, फेयर मार्केट क्या है उसके घर का? 50,000, मगर एक्चुअल रेंट कितना दे पा रहे? कितना? 35,000।
तो अब क्या हुआ, ये एम्प्लॉई ओनर भी है ना ओनर, और क्या अर्न कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितनी, फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई करें या ना करें, नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्शन में लेके गए हैं, तो 35,000 इंटू 12 उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगी। मगर सिर्फ उसके पास प्रॉपर्टी इनकम टैक्स नहीं होगी, एम्प्लॉयर से मिलने वाला घर है, वो बेनिफिट भी अलग से इसकी सैलरी में ऐड होगा। क्योंकि अगर वो किसी और से घर लेके देता तब भी उसके लिए सैलरी इनकम तो थी ना, अब भी तो वो उससे रेंट पे लेके वापस उसको दे रहा है ना। एम्प्लॉयर का फायदा एम्प्लॉयर का। अब फायदा दोनों का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है एम्प्लॉयर का कोई फायदा नहीं है, कहीं और से भी देता तो इतने पैसे देता, एम्प्लॉय का फायदा हो गया, उसका घर रेंट पे भी है और उसको खुद भी मिल रहा है। सैलरी तो उसकी वैसे ही टैक्स होनी थी, बेनिफिट तो उसको जो भी देता घर तो उसको मिलना था, ठीक है। तो सेल्फ हायरिंग में क्या होता है, एम्प्लॉई एक तरफ ओनर बनने की वजह से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा होता है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉय होने की वजह से सैलरी का बेनिफिट ड्रॉ कर रहा होता है। इधर प्रॉपर्टी इनकम, इधर सैलरी इनकम, दोनों में टैक्स होगा, मगर प्रॉपर्टी इनकम में उस पे क्या अप्लाई नहीं करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू अप्लाई नहीं करेगा। बेटा ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को आप रिव्यू कीजिएगा, जहां पे कोई भी सवाल होगा मैं इस पे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। मुझे सिर्फ रुको रुको, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। अच्छा, अब जो दो चीजें हैं ना, मैं आपको उनकी, अभी मेरे पास 5 मिनट है ब्रेक से पहले, मेरे पास बेटा अब दो चीजों में, अब मैं आ जाता हूं। एक था टैक्स क्रेडिट। अब थोड़ी सी पहले 2 मिनट की अंडरस्टैंडिंग, फिर 3 मिनट का एक टॉपिक कवर करूंगा। पहले अंडरस्टैंडिंग, टैक्स क्रेडिट की टाइप्स कितनी है, टैक्स क्रेडिट की टाइप कितनी है, 3। टैक्स क्रेडिट की बेटा ऑनलाइन टाइप्स कितनी है, 3। कौन कौन सी, अच्छा बिफोर के हम टैक्स क्रेडिट पे जाएं, मुझे बताएं टैक्स क्रेडिट कहते किसको है, लायबिलिटी कैलकुलेट की, उसमें से रिडक्शन करने को, लेस करने को, कोई भी अमाउंट उससे लेस करें किसी वजह से, वो क्रेडिट है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट की 3 टाइप्स हैं, इसका मतलब आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, अब इससे रिड्यूस होने जा रहा है कोई अमाउंट, उसको हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं। 3 किस्म के क्रेडिट्स हैं, और उसका एक मखसूस ऑर्डर भी है। सबसे पहले फर्स्ट क्रेडिट जो माइनस करेंगे हम, वो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। दूसरा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। तीसरा एडवांस टैक्स, जो एडवांस में टैक्स हम पे करते हैं, या जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, जो हमारा एक्चुअल टैक्स पेड होता है, सैलरी में से टैक्स कट जाए तो वो यहां माइनस होगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्यों दिया जाता है, बाहर उसने टैक्स पे किया होता है, यहां उस पे टैक्स लग रहा होता है, डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए। ग्रुप का क्रेडिट क्यों मिलता है, डोनेशन की वजह से, कुछ वेरियस एक्टिविटीज की वजह से, उनको प्रमोट करने की वजह से, जैसे डोनेशन। पेंशन फंड, एजुकेशन। एक में डबल टैक्सेशन खत्म कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा बेटा, एक में डबल टैक्सेशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक में एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, और आखिरी क्यों मिलता है, पहले से दिया हुआ। शाबाश। अब सुने, रिफंड कौन सा होगा, जो पहले से पैसे दिए होंगे तो रिफंड होंगे ना, बाकी रिफंड नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होते। एक आध एक्सेप्शन है कैरी फॉरवर्ड की, मगर जनरल रूल ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो सुने, क्रेडिट का ऑर्डर भी यही है, पहले किसे माइनस करोगे, उसके बाद किसे माइनस करोगे,
आखिर में क्यों माइनस करोगे इसको? क्योंकि अगर ये सेट ऑफ नहीं हो सका तो क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। और अगर इसको पहले माइनस कर लोगे तो अपना नुकसान कर दोगे, क्योंकि ऊपर वाले रिफंडेबल। तो क्रेडिट की टाइप्स ही नहीं, ऑर्डर भी याद कर लो। ऑर्डर क्या है? पहले किसे माइनस, फिर किसे माइनस, फिर आखिर में किसको माइनस। ठीक है बेटा, वो भी है। नहीं FTC के बाद एक सेकंड रुको। अब एक वो टैक्स क्रेडिट है, मगर उन्होंने उसकी प्लेसमेंट कर दिया डिडक्टेबल अलाउंस में, तो वो इसमें नहीं आया, तो उसकी प्लेसमेंट बताई नहीं गई। तो जिसकी प्लेसमेंट ना बताई जाए, फेवरेबल टू टैक्स पेयर करनी चाहिए, तो सबसे पहले वो आएगा। इधर 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 ज़कात वकात नहीं, इधर लाइबिलिटी। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट से भी पहले आएगा, क्योंकि जब किसी का ना बताया जाए तो टैक्स पेयर की फेवर में जाएगा, और सबसे पहले माइनस करना ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए एक और बात सुनिए, अब हम इन तक पहले महदूद रहे, फिर उसकी भी बात करेंगे। अगर तुम अगले अब चंद मिनट मेरी बात तवज्जो से सुन लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी कितनी है? सिर्फ 3। बिलीव मी, पेपर में इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए ही नहीं तुम्हें पेपर पास करने के लिए। अगर मकसद पेपर पास करना है ना, तो सिर्फ 3 चीजें सीख लो, क्रेडिट में इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतनी सिंपल चीजें। सबसे पहले ये सीखें कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब मिलता है। जरा थोड़ी तवज्जो करना, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए बस एक बात सुन लो, मैं कुछ लिखता जाऊंगा, नोट करो। जरूरी है बंदे का रेजिडेंट होना, जरूरी है। जरूरी है उसका फॉरेन इनकम टैक्स का पेड होना, जरूरी है उसकी जो इनकम है, कौन सी इनकम, रेजिडेंट है ना, तो उसकी एफएसआई का पीएसआई के साथ पाकिस्तान में टैक्सेबल होना। 3 चीजें जरूरी हैं बस। पर्सन कौन? रेजिडेंट। और उसकी रेजिडेंट होने के अलावा उसकी पीएसआई के अलावा एफएसआई भी हो, और वो एफएसआई एसी के बाहर टैक्स हो चुकी हो और पाकिस्तान में टैक्सेबल हो। इन अदर वर्ड डबल टैक्सेशन हो रही है। इन अदर वर्ड्स डबल टैक्सेशन। किस पे डबल टैक्सेशन हो रही हो, ये बस समझ लो, कहानी खत्म। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, टॉपिक नहीं अप्लाई करेगा। रेजिडेंट है मगर उसके पास एफएसआई नहीं है, टॉपिक नहीं अप्लाई करेगा। एफएसआई है, वहां टैक्स पेड नहीं है, टॉपिक नहीं अप्लाई करेगा। एफएसआई है, पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, एफएस ये टॉपिक नहीं अप्लाई करेगा। टॉपिक अप्लाई उस वक्त करेगा जब ये सब चीजें मौजूद हो। कौन कौन सी? रेजिडेंट, पीएसआई, एफएसआई हो, और उसकी फॉरेन में इनकम टैक्स पेड और पाकिस्तान में पेएबल। अब इसकी एग्जांपल ये है, एफएसआई में 30, पीएसआई में 70, टोटल उसकी इनकम 100। क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहले रेजिडेंट है कि नहीं है ओके। फॉरेन में इनकम टैक्स पेड है, तो आपको फॉरेन इनकम टैक्स पेड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या होगा? गिवन, गिवन होगा। आपने पता है क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, और वो ये है कि पाकिस्तान में उसका पेएबल कितना आ रहा है वो निकालेंगे। सपोज कैसे, वही कैलकुलेशन करेंगे जैसे होता है, क्योंकि एफएसआई भी किसी हेड की इनकम होगी। फॉरगेट अबाउट कि वो एफएसआई है, उसको टैक्स करेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान में उसकी टैक्सेबल इनकम क्या बनेगी? क्या बनेगी? 100। 100 बनी, उसका ब्रेकअप क्या है? 70 पीएसआई और इस 30 पे
उसने बाहर टैक्स पे किया, यस गिवन होगा, यस गिवन है, कितना है 4, गिवन होगा ना, 4 उसने पे किया है, 30 पे 4 का उसका टैक्स बन रहा है, गिवन होगा, किसी भी रेट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई भी क्वेश्चन ना करे कि ये अमाउंट कैसे आया, ये गिवन होगा। एफएसआई भी गिवन है, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री भी गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है, इस 30 को और 70 को मिला के 100 बनाया, इस पे लगाएंगे पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स, पाकिस्तान के हिसाब से क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। सपोज करें पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स बन रहा है इसका 35 कम कर दो 29 कर दो, सपोज ये टैक्स बना किस पे, दोनों पे। क्रेडिट कितना मिलेगा, पेड और पेएबल विच एवर इज लोअर, पेड कहां, पेएबल कहां, पेड फॉरेन कंट्री में और पेएबल पाकिस्तान में, मगर किस इनकम पे, एफएसआई पे। एफएसआई पे सबसे पहले ये देखो, देखो कंडीशन तो आपने समझ ली ना, उसके बाद अब वर्किंग सिखा रहा हूं। फॉरेन इनकम टैक्स पेड गिवन होगा, इस सवाल में कितनी है वो, पेड है 4, कैसे पता चला, अब हमें क्या मालूम करना है, पेबल कैसे मालूम करूं, 29 तो टोटल है, वो तो पूरे 100 पे है, तो मुझे कैसे पता चलेगा पेबल कितना है, अपोर्शन कर लो, सिंपल अपोर्शनमेंट कर लो, क्या करेंगे बताओ, क्या करूं भाई, 29 टोटल टैक्स मल्टीप्लाइड बाय एफएसआई जो पाकिस्तान में 30 डिवाइडेड बाय टोटल, सो कितना बना 8.7 पेएबल है इनटू पाकिस्तान, क्रेडिट क्या होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट विच एवर इज लोअर, 4 माइनस करेंगे, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस हो गया, 29 से 4 माइनस हुआ, कितना बचा 25। फॉरेन टैक्स क्रेडिट की 2 बातें मैंने बताई, कब मिलेगा और कितना मिलेगा, बस रिपीट करो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कंप्लीट हो गया, पहला पॉइंट कवर है, रेजिडेंट होना लाजमी है, दूसरा उसके पास एफएसआई पीएसआई दोनों हो, और फॉरेन में पेड और पाकिस्तान में, अब फॉरेन में पेड और पाकिस्तान का पेएबल विच एवर इज, ये है क्रेडिट, दैट्स इट, ये क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसी कंडीशन में फार्मूला भी मौजूद था, पेड पेएबल विच एवर इज लोअर, पेएबल निकालो सारी इनकम का, जिसमें से अपोर्शन कर लो पाकिस्तान का हिस्सा और माइनस कर लो। एक पॉइंट और फिर मैं ब्रेक में जा रहा हूं, देखिए पहला पॉइंट तो आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट का देखा, ऑर्डर भी देखा, अब बेटा ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट है ना, मैं ब्रेक के बाद भी इस पे कंटिन्यू करूंगा, मगर ग्रुप पे एक बात तुम लोगों को बतानी है मैंने, ग्रुप पे, और वो ग्रुप क्या है, उसकी बात क्या है, वो सिर्फ आप देख लो, ठीक है, इसके बाद मैं ब्रेक करूंगा। ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट के अंदर अगर हम जाएं, ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट पे हम अब जाते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज तक पूरे ग्रुप में से एग्जामिन किया उसने कौन सा क्रेडिट है, उसमें भी 80% डोनेशन, कभी कभी पेंशन, और दोनों को मिला के समझाएंगे हम, इजी है। डोनेशन को पहले देखिए, अगर मैं आपसे कहूं डोनेशन को छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि अगर टैक्स करंट ईयर का लूं और करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दूं, तो ये फार्मूला किस चीज का है, टैक्स रेट का, एवरेज क्यों भाई, नो नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, टेबुलर का पूरा टेबल थोड़ी अप्लाई करते हैं, एक ही स्लैब अप्लाई करते हैं ना, एवरेज थोड़ी कहेंगे, टैक्स रेट का फार्मूला है, दिस इज टैक्स रेट। अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो ए अपॉन बी बताओ क्या है,
टैक्स रेट किस ईयर का? उसी साल का। उसी साल का। अब हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हेड्स ऑफ इनकम हो चुके हैं, टोटल इनकम बन चुकी है, टैक्सेबल इनकम आ चुकी है। कैलकुलेशन करते वक्त टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगा के टैक्स लायबिलिटी भी आ चुकी है और उससे हम लेस करने वाले हैं टैक्स क्रेडिट, करेक्ट? तो ए अपॉन बी तो इमीडिएटली ऊपर मौजूद होता है, उधर ही ए अपॉन बी, ये ए ये बी होता है, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। टैक्स भी ऊपर लिखा होगा, टैक्स लायबिलिटी भी, टैक्सेबल इनकम भी ऊपर होगी। सबर सबर सबर। तो पहले तो ये समझे कि ये डोनेशन में ए अपॉन बी क्या है, क्या है ए अपॉन बी? अब गौर से सुनिएगा, ए अपॉन बी में कोई भी वो टैक्स नहीं आएगा जो सेपरेट रेट वाला है। सेपरेट रेट का मतलब है जिसके रेट्स अलग से गिवन हो, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अलग से नहीं आएगा इस ए अपॉन बी में। ए अपॉन बी उससे हटके वाला होगा। एफटीआर भी इसमें नहीं आएगा। ए अपॉन बी नॉर्मल वाला है। रेट इसके क्योंकि डिस्टॉर्ट कर देंगे वरना फार्मूला रेट कर देगा। स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर्मल में आता है, नॉर्मल रेट से आता है। आप सिंपली क्या देखें, इमीडिएटली ऊपर देखोगे तो नॉर्मल सेपरेट रेट से हटके नॉर्मल इनकम और उसका नॉर्मल टैक्स, सेपरेट रेट भी नहीं, एफटीआर भी नहीं, इससे हटके जो ए अपॉन बी होगा वो उठाया जाएगा। इसका मतलब है कि ए अपॉन बी आप मुझे बता सकते हो किसे कहते हैं? बताएं, ए अपॉन बी क्या है? टैक्स रेट है। इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से टैक्स दोगे उस रेट से क्रेडिट मिलता है। जिस रेट से टैक्स दोगे उस रेट से क्रेडिट मिलता है, क्योंकि सी क्या है? डोनेशन का अमाउंट। अगर ए अपॉन बी बनता है 29% और उधर डोनेशन है 1,00,000, कितना क्रेडिट मिलेगा? ए अपॉन बी क्या है? रेट। किस पे लग